इस मैप को ध्यान से देखने पर आपको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कुछ कुछ जानकारी मिल जाएगी। जिशिन माइन आपको दिख रही होगी, इसमें पर्शियन गल्फ के पास बंदर अब्बास में मौजूद है। यहाँ की ज़मीन से खोदकर यूरेनियम निकाला जाता है और फिर इसे शुद्ध करने यानी एनरिच करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ में भेज दिया जाता है। फिर आपको मैप पर कुछ रिसर्च रिएक्टर की लोकेशन भी दिख रही होगी। कुछ कुछ प्लांट्स अभी भी बन रहे हैं। बुशर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बिजली बनाई जाती है। पर इस मैप में गहरे लाल रंग के दो प्लांट्स दिख रहे होंगे, इन पर फोकस कीजिए, यही सबसे अहम है। नतान्स और फोर्दो के ये वो प्लांट्स हैं जहां यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। 90% से ज़्यादा एनरिच कर लिया यूरेनियम को तो परमाणु बम बनाया जा सकता है इसका। और ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम है और लगभग 450 किलोग्राम इसकी मात्रा है। ये यूरेनियम इन्हीं दो प्लांट्स में एनरिच किया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच जो डील नहीं हो पा रही है, उसके मूल में यही दोनों प्लांट्स और यही 450 किलोग्राम यूरेनियम है। अमेरिका और इसराइल ने जब से जंग शुरू हुई है, तब से ईरान के लगभग सभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम बरसाए हैं। क्या इससे उसकी यूरेनियम को एनरिच करने की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है? हम नहीं जानते। और क्या ईरान ने जो 450 किलोग्राम यूरेनियम छिपा कर रखा है वो भी इस बमबारी में तबाह हो चुका है? ये बात भी अभी तक किसी को पता नहीं है। ट्रंप का कहना है कि हम इन न्यूक्लियर प्लांट्स की खुदाई करवाएंगे और ये 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको ठिकाने लगा देंगे। पर क्या ईरान इसको अमेरिका के हवाले कर देगा? सवाल ये भी है। पर इसी सवाल के बीच ईरान को रूस से एक ऑफ़र मिला है। ऑफ़र ये है कि आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें दे दीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। रूस जो है वो ईरान का पक्का वाला दोस्त है। रूस के कई वैज्ञानिक और कर्मचारी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में भी काम करते हैं। रूसियों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कुछ तकनीक जो सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है वो भी ईरानियों के साथ साझा की हुई है। ये रूसी कर्मचारी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं, वहीं आसपास रहते हैं। इसलिए जब से जंग शुरू हुई है तब से रूस से अमेरिका और इसराइल को बार बार चेताया गया है कि अगर हमलों में हमारे लोग मारे गए, माने रूसी लोग मारे गए, उन लोगों की जान गई तो अच्छा नहीं होगा। इसराइल और अमेरिका ने इन प्लांट्स पर अंधाधुंध बमबारी की है, ये बात भी सच है। इसलिए किसी भी आशंका से बचने के लिए रूसियों ने पहले ही अपने लोगों को वहाँ से निकाल लिया था। पर जंग के बीच रूस का ये नया ऑफ़र आ गया है। अमेरिका के मुताबिक इस पूरी समस्या की जड़ ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया है कि ईरान 5 साल तक एनरिचमेंट बंद करने के लिए, रोकने के लिए राज़ी हो गया था। अमेरिका ने 20 साल तक इसे सस्पेंड करने की मांग की थी। दोनों की मांग अलग अलग थी, इसलिए कोई बात नहीं बन पाई पहली मीटिंग में। अब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत लगभग 80% तक तय हो गई थी। दोनों देश समझौते के बहुत करीब थे, लेकिन अंत में बात एनरिचमेंट के अधिकार पर ही आकर रुक गई। अब अमेरिकी मीडिया में खबर चल रही है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं। पाकिस्तान ही इसकी मध्यस्थता कर सकता है और संभवतः 16 अप्रैल को ये मीटिंग हो सकती है। सीज़ फायर का आज छठा दिन है। जो ट्रंप कल तक हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाने का दम भरते थे, जिसमें वो फेल भी हुए, वो आज खुद हॉर्मूज को बंद किए हुए हैं, यानी डबल ब्लॉकेड हुआ है। ट्रंप का तर्क है कि हम ईरान की अर्थव्यवस्था का गला घोट देंगे। आइडिया बेसिकली ये है कि अमेरिका अपने बड़े बड़े वॉरशिप ईरान के बंदरगाहों से थोड़े फासले पर खड़ा करेगा और ईरान को सी रूट से धंधा नहीं करने देगा। क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा कमाई तेल बेचकर ही करता है, तो उसकी कमाई रुक जाएगी। कमाई रुकने से ईरान हथियार नहीं खरीद पाएगा और जंग में इस तरह उसे शिकस्त मिल जाएगी। ट्रंप की नई चाल है। ऑन पेपर देखो तो बढ़िया लगती है, एकदम लॉजिकल बात समझ में आती है कि पैसा नहीं रहेगा तो जंग कैसी लड़ी जाएगी। लेकिन जैसी ही ये स्कीम ज़मीन पर या कहें समंदर पर उतरती है तो फेल होती दिखती है। दो वजह है इसकी। पहली ये कि अमेरिका जिन वॉरशिप से ये नाकाबंदी करेगा उन पर ईरान की नेवी हमला कर सकती है या ज़मीन से भी उन पर मिसाइल मारी जा सकती है। ट्रंप का ये दावा है कि हमने ईरान की नेवी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो स्मॉल बोट्स हैं वो अभी भी उनकी बची हुई है, यानी इन्हीं स्मॉल बोट्स से हमले हो सकते हैं और इसका अंदाज़ा शायद अमेरिका ने अभी लगाया नहीं है। दूसरी जो वजह है वो इस स्कीम के फेल होने की हो सकती है, वो है एनर्जी क्राइसिस का बढ़ना। ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि हम दूसरे जहाज़ों के लिए सेफ़ पैसेज वहाँ से मुहैया करवा देंगे,
बल्कि ये कहा है कि ये नाकाबंदी ईरान के धंधे को रोकने के लिए की गई है। अमेरिका के वहाँ आने से समंदर में विवाद और बढ़ रहा है। जो बीमा कंपनियां पहले से ही ऑयल टैंकर्स का बीमा नहीं कर रही हैं, वो तो अब इस डबल ब्लॉकेट के बाद और डर जाएंगी, यानी एनर्जी क्राइसिस और बढ़ जाएगा। और इसी डर से सऊदी अरब अमेरिका पर अब दबाव डाल रहा है कि डबल जो ब्लॉकेट आपने किया है इसे जल्दी खोलिए, वरना अगर ईरान ने हूतियों से वहाँ पे बाब अल मंदब को बंद करवा दिया तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे, तेल बेचने के हमारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा सऊदी अरब कह रहा है। तो क्या ट्रंप की नई चाल उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जंग के बीच रूस ने ईरान को क्या ऑफर दिया, डबल ब्लॉकेट से किसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और क्या अमेरिका ईरान फिर बातचीत के लिए बैठने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ट्रंप ने जब हॉर्मुज स्ट्रेट के डबल ब्लॉकेट का फैसला लिया होगा, तब उनकी टीम ने उन्हें ये बात ज़रूर बताई होगी कि ईरान अपना सबसे ज़्यादा तेल चाइना को ही बेचता है। ये वही चाइना है जिससे ट्रंप डरते हैं। टैरिफ वॉर वाला उदाहरण तो अब पुराना हो गया है, वो उसे भूल जाइए। नया उदाहरण आ चुका है। 13 अप्रैल को ट्रंप की हॉर्मुज में डबल ब्लॉकेट शुरू हुई। 14 अप्रैल को खबर आई कि चाइना का एक ऑयल टैंकर, जिस पर अमेरिका ने बाकायदा प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया। ट्रंप का ब्लॉकेट धरा का धरा रह गया। ट्रंप के वॉरशिप खड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन को उनके इस ब्लॉकेट से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल का लगभग 38% और एलएनजी का 25% हिस्सा चीन को ही जाता है। इसमें से 12% तेल तो ईरान अकेले बेचता है चाइना को। यानी ईरान का तेल नहीं बिचा तो घाटा चीन का भी होगा। पर घाटा क्या सिर्फ चीन का होगा? जवाब है नहीं। इस डबल ब्लॉकेट का असर पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर साउथ एशिया के देशों पर पड़ने वाला है। आइए थोड़ी विस्तार से इसे समझते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। ऐसे में लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि इतने बड़े इलाके से तो कोई भी जहाज़ आसानी से आया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा सड़क पर आने जाने के लिए 2 अलग अलग रूट्स बने होते हैं, वहाँ भी जहाज़ों के आने जाने के लिए अलग अलग रूट्स बने होते हैं। एक से जहाज़ आता है, एक से जाता है। ओमान की तरफ से जो जहाज़ पर्शियन गल्फ की तरफ जाते हैं, वो ओमान की तरफ से होके जाते हैं, और जब वो जहाज़ पर्शियन गल्फ से निकलकर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए ईरान की तरफ का रास्ता अपनाया जाता है। फिर एक समस्या ये है कि समंदर की जो गहराई है वो इस रास्ते में एक समान नहीं है। कहीं कहीं समंदर बहुत उथला है, एक जगह से जहाज़ गुज़र नहीं सकते हैं, और जिस जगह से जहाज़ गुज़र सकते हैं वो रास्ता बहुत सकरा है, बहुत छोटा है, और उसी रास्ते पर ईरानियों ने समंदरी माइन बिछा रखी हैं। कोई भी जहाज़ गुजरेगा वो माइन फट जाएंगी। इसलिए जो बीमा कंपनियां हैं वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा करने से डर रही हैं। नतीजा ये हुआ कि जिस रास्ते से दिन में सैकड़ों जहाज़ गुजरते थे, वहां अब 10 भी नहीं गुजर पा रहे हैं, क्योंकि कोई कंपनी बीमा करने के लिए राज़ी ही नहीं हो रही है। जानकारों का कहना है कि इस डबल ब्लॉकेट के बाद कंपनियों में और डर पैदा हो गया है। अब अमेरिका के आने से वहाँ विवाद की आशंका और बढ़ी गई है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। इसलिए ट्रंप के डबल ब्लॉकेट से समस्या घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ने वाली है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। भारत के लिए भी एक बुरी खबर है। हमारा आधा से ज़्यादा तेल और गैस उसी रास्ते से आता है। गैस तो 80% के करीब वहीं से आता है। अब इसको आने में और कठिनाई होने वाली है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा दिया था, ताकि तेल की जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित ना हो। हमने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदा था, पर अब डबल ब्लॉकेट का मकसद ही ईरान की कमाई को रोकना बताया जा रहा है। तो क्या अमेरिका हमें और ईरानी तेल खरीदने की इजाज़त देगा? हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि इस डबल ब्लॉकेट से ये क्राइसिस और गहराने वाला है। निखिल ने हमें ये तस्वीर भेजी है। तस्वीर में आपको निखिल के पिता धनराज जी दिख रहे होंगे। गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे की ये तस्वीर है। 6 अप्रैल को ऑर्डर दिया गया था, आज 14 है। लगभग 8 दिन बाद ऑर्डर मिला है, जबकि छोटे कस्बों में गैस की इतनी किल्लत अमूमन नहीं होती है। सुबह ऑर्डर दो, शाम को गैस की डिलीवरी हो जाती है अमूमन। पर अब सिलेंडर की कमी हुई है।
13 अप्रैल को नोएडा में मजदूरों ने जो प्रोटेस्ट किया, उसकी एक वजह देश का एनर्जी क्राइसिस भी था। जो मजदूर बड़े शहरों में काम के लिए रहते हैं, उनके पास आमतौर पर गैस का एक वैलिड कनेक्शन नहीं होता है। ब्लैक में लेकर ही काम चलाया जाता है। ब्लैक मार्केट में गैस की कीमत 2 गुनी 3 गुनी तक बढ़ चुकी है। खबरगांव पर हमने आपको ग्राउंड से वो रिपोर्ट्स भी दिखाई कि कैसे सिलेंडर की कमी से मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं। उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। ट्रंप के डबल ब्लॉकेट से समस्या बढ़ेगी। सरकार के पास क्या प्लान है हम नहीं जानते, लेकिन खाड़ी देशों ने अब ट्रंप पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब ट्रंप से ब्लॉकेट हटाने को कह रहा है। उसको डर है कि ट्रंप के इस डबल ब्लॉकेट के बदले अगर हूती ने बाबल मंदब बंद कर दिया तो सऊदी अरब अपना बचा कुचा जो एक्सपोर्ट का रास्ता है वो भी खो देगा। युद्ध के बाद जब हॉर्मुज बंद हुआ तब सऊदी अरब ने अपने तेल एक्सपोर्ट को लाल सागर पर यानबू की ओर मोड़ दिया, जिससे प्रोडक्शन युद्ध से पहले के लेवल पर आ गया, यानी 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर वापस आ गया था। मुस्तफा खमेनी के जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं वो कह चुके हैं कि हम कभी भी बाबल मंदब वाला रास्ता रोक सकते हैं। सऊदी अरब बोल रहा है, अमेरिका पर दबाव बना रहा है, क्योंकि वो बना सकता है। चीन अपने शिप्स को ट्रंप के डबल ब्लॉकेट के बाद भी धड़ल्ले से पार करवा रहा है। याद रखिएगा, ये वो शिप है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान अमेरिका की चुटकी ले रहा है इस बात पर, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस डबल ब्लॉकेट पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कई जानकार कह रहे हैं कि संकट के चलते जापान और साउथ कोरिया अमेरिका से भी तेल ले सकते हैं। भारत कहाँ जाएगा? ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले देशों से टोल वसूल रहा है। भारत से उसने कोई टोल नहीं वसूला है। भारत को एक फ्रेंडली नेशन बताया है ईरान ने। पर क्या संकट बढ़ने पर अमेरिका भारत पर उससे तेल खरीदने का दबाव बना पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसमें भारत का ही बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उतनी दूर से जब हम तेल खरीदेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका की इजाज़त से ही हम रूसी तेल फिर से ले रहे हैं। उन्हीं की कहने पर हमने ये तेल लेना बंद किया था, पर अब फिर से लेना शुरू कर दिया है। इसी वजह से भारत में स्थिति हाथ से नहीं निकल पाई है अब तक। श्रीलंका, वियतनाम जैसे देशों का हाल और भी बुरा है। इस पूरी समस्या का एक ही इलाज है, जंग का स्थायी तौर पर रुकना, और उसके लिए ज़रूरी है एक समझौता। अमेरिकी मीडिया में खबर चल रही है कि दूसरे राउंड की बातचीत फिर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ही इसकी मध्यस्थता कर सकता है, पर दोनों पार्टियों को नेगोशिएशन में और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसा हमने शुरू में बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने 5 साल तक एनरिचमेंट बंद करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिका ने कहा है कि इसे 20 साल तक बंद रखना पड़ेगा, और यहीं पर बात बिगड़ गई थी। एक और सवाल एनरिच यूरेनियम का था। 450 किलोग्राम यूरेनियम का क्या होगा? जानकार कह रहे हैं कि ईरान इसे अमेरिका को देने में सहज एकदम नहीं है। ऐसे वक्त में अब रूस ने कहा है कि वो इस यूरेनियम का ख्याल रखने के लिए तैयार है। रूस ईरान की पिछले 30 सालों से न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस ने ईरान के प्रोग्राम को टेक्निकल सपोर्ट देना शुरू किया। 1995 में रूस की सरकारी कंपनी रोस्टाम ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो पहले जर्मनी बना रहा था, लेकिन बीच में छोड़कर उसे वो जर्मन चले गए थे, और यहीं से रूस और ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्टनर बन गया। बुशहर प्लांट, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था, वो ईरान का सबसे ज़रूरी, सबसे अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे रूस ने बनाकर 2011 में चालू करवाया था। और ख़ास बात यह है कि इस प्लांट का जो फ्यूल है वो भी रशिया ही देता है, यानी यूरेनियम सप्लाई भी रूस से आती है, और इसके इस्तेमाल के बाद जो बचा फ्यूल रहता है वो वापस रूस ही जाता है, ताकि उसका किसी तरीके से गलत इस्तेमाल ना हो सके। रूस ने ईरान को सीधे न्यूक्लियर हथियार नहीं दिए हैं, बल्कि एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया है, लेकिन इसी के ज़रिए ईरान को टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जिससे ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम है वो मजबूत हुआ है। 2014 में भी रूस और ईरान ने एक बड़ा समझौता किया था, जिसमें बुशहर में 2 और रिएक्टर बनाने का फैसला हुआ था, और कुल मिलाकर 6 और आगे बनाने का ऑप्शन रखा गया था। यानी रूस धीरे धीरे ईरान में अपना जो पूरा न्यूक्लियर नेटवर्क है वो खड़ा कर रहा था। फिर 2025 में रशिया और ईरान के बीच करीब $25 बिलियन की एक डील साइन हुई थी, जिसमें दक्षिणी ईरान में 4 नए न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वो बनाने का प्लान पेश किया गया था। इनमें भी अभी काम चल रहा है।
रूस ईरान की मदद 3 लेवल पर करता है। पहला, वो टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन करता है, रिएक्टर डिज़ाइन करता है, इंजीनियरिंग करता है और पूरा प्लांट रूस बनाता है। दूसरा ये कि न्यूक्लियर का जो फ्यूल होता है वो भी सप्लाई करता है। ईरान के पास अपना एनरिचमेंट सिस्टम है, लेकिन बुशहर जैसे प्लांट के लिए फ्यूल जो है वो रशिया ही देता है। और तीसरा जो है एक्सपर्ट्स और ऑपरेशन करता है। हज़ारों रूसी इंजीनियर ईरान में काम करते हैं। 2025 तक से बुशहर में ही लगभग 700 रूसी स्पेशलिस्ट मौजूद थे। ईरान पर हमले शुरू हुए तो रूस को अपने इंजीनियर्स को वहाँ से निकालना पड़ा, क्योंकि ये प्लांट पूरी तरह रूस की टेक्निकल मौजूदगी पर निर्भर करता है। पर ये कॉपरेशन सिर्फ धंधे तक सीमित नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है जहाँ रूस ईरान को वेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए टेक्नोलॉजी और सपोर्ट देता है और बदले में ईरान रूस के लिए मिडिल ईस्ट में एक मजबूत पार्टनर बनता है और उसे यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए शाहेद ड्रोन भी देता है। 7 अप्रैल को जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया था कि रशिया ईरान को सैटेलाइट तस्वीरें, हाई डेफिनेशन सैटेलाइट तस्वीरें भेज रहा है। रूस ने ईरान को इजरायली अड्डों की एक लिस्ट भी दी है जहां ईरान हमला कर सकता था। ये दावा जेरूसलम पोस्ट ने किया है। ईरान को इस तरह के सपोर्ट की बात सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जंग की शुरुआत से ही कह रहे हैं कि रशिया इस तरह की मदद कर सकता है ईरान की। चीन पहले ही ईरान की मदद कर रहा है, अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस ने यूरेनियम को रखने का जो ऑफ़र दिया है, अगर ये ऑफ़र ईरान और अमेरिका मान लेते हैं तो समस्या सुलझ सकती है। फिर शायद मज़दूरों का जो पलायन हो रहा है वो भी रुक जाए और लोगों को गैस सिलेंडर की लाइन पर भी ना लगना पड़े। पर इन सब में वक्त लगने वाला है। जंग की अपडेट्स आप तक पहुंचाने का वादा हम करते हैं और इसी नोट पर आज का राजदूत समाप्त होता है। इसी रिकॉर्ड किया था हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।